हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फेयर आइडिया देने वाली हूँ अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय एन इमरजेंसी डॉक्टर इन इंडिया। आपको जैसे कि पता है कि मैंने कुछ महीनों के लिए हाउस जॉब किया था पिछले साल एक पेरिफेरल हॉस्पिटल में। मैं आपको एक वॉक थ्रू देना चाहती हूँ अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द पर्क्स दैट आई गॉट ड्यूरिंग माय हॉस्पिटल सर्विस। अगर आपको जानना है, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की तरह काम करें पेरिफेरी में, या फिर अगर आप ऑलरेडी एमरजेंसी में काम करते हैं, तो यू विल रिलेट टू दिस वीडियो अलॉट। आई वॉन्ट यू टू स्टे ट्यून टिल द वेरी लास्ट। आई वॉज पोस्टेड एज एन एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर इन जीएमसी रजौरी लास्ट ईयर। का जो कैजुअलिटी का सिस्टम था वो ऐसा था कि मेडिकल ऑफिसर के पास फर्स्ट कॉन्टैक्ट आएगा केस का। जैसे कोई भी इमरजेंसी आ रही है बाहर से, तो सबसे पहले उसको एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ही देखेगा, उसके बाद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में उनको रेफर करेगा अगर वो रेफर करने के लायक है। तो मैं पिछले साल आराम से काम कर रही थी वहाँ पे। इट वॉज अ वेरी हाई पेइंग जॉब, इट वॉज अ गुड जॉब। मुझे ज़्यादा दिन जाना भी नहीं पड़ता था। आई थिंक एक महीने में मेरी 11 या 12 ड्यूटीज़ होती थी, और 24 आवर शिफ्ट नहीं होती थी वहाँ पे, बस 12 आवर शिफ्ट होती थी एक बंदे की एक दिन पे। और वो आराम से जॉब हो जाता था, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग पीरियड मिलता था, मुझे बहुत आराम था उस जॉब में। और मुझे अबाउट 11 या 12 दिन जाना पड़ता था टोटल इन अ मंथ। उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री होती थी, उसके बाद मेरी कोई ड्यूटीज़ नहीं होती थी। देखा जाए तो बहुत आइडियल किस्म की जॉब थी वो। तो फिर क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू गिव यू अ क्लियर आइडिया कि कैसे आपका मेंटल हेल्थ और आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो ज़्यादा मायने रखता है इन कंपैरिजन टू द मनी यू आर अर्निंग। एमरजेंसी में ये काम होता है कि जो आपका फर्स्ट कांटेक्ट होगा पेशेंट से वो आप ही का होगा। ठीक, बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे कोई पेशेंट है काफ़ी सीरियस है, वो जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट है, एमआई का पेशेंट है, या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, तो वो बहुत सीरियस हो रहा है और मैं उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार या पीजीज को फ़ोन कर रही हूँ, तो वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते थे बहुत बार। और बहुत बार आते थे तो अच्छे से देखते नहीं थे, बस यूं ही चले जाते थे। और जब भी वो आते थे एमरजेंसी में, दे यूज टू लीश आउट ऑन मी कि मैंने अच्छे से मैनेज क्यों नहीं किया, जबकि मैंने बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है वो डाल दिया होता था। और उसके बाद वो मेरे पे चिल्लाना शुरू हो जाते थे हमेशा कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। मतलब खुद वो क्रेडिबिलिटी नहीं लेते थे, और सारा जो ब्लेम आता था वो इमरजेंसी डॉक्टर पे आता था अगर पेशेंट कोई कोलैप्स हो जाता था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से कोई छोटा बच्चा आता था जो सिक होता था, अगर मतलब उसको बेसिक ट्रीटमेंट मैं दे देती थी, उसके बाद अगर रजिस्ट्रार को फ़ोन करते थे तो वो ऑन कॉल ड्यूटी पे होते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो हॉस्पिटल प्रीमिसेस में ही रहे, वो ऑन कॉल ड्यूटी पे होते थे, उनको फ़ोन करते थे। तो वो या तो बहुत रूडली बात करते थे मेरे साथ, या तो बोलते थे अगर आपको मैनेज करना नहीं आता है पेशेंट को तो आप अपना जॉब छोड़ दो। जबकि ऐसा नहीं होता। द प्रोटोकॉल सेज कि आप बेसिक ट्रीटमेंट पेशेंट को डाल दीजिए, लेकिन आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में पेशेंट को रेफर कर दीजिए और उनके जो रजिस्ट्रार हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन दे यूज टू लीश आउट ऑन मी लाइक एनीथिंग। वो मुझे बहुत ज़्यादा रूडली मेरे से बात करते थे। बेसिकली दे वर रनिंग अवे फ्रॉम द क्रेडिबिलिटी। आई थिंक वो अपने पे ब्लेम नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए शायद वो मेरे साथ ऐसा करते थे। उसके अलावा एक बार मुझे याद है कि एक पेशेंट था, कोई एसएमए का पेशेंट था, और वो एक्सपायर हो गया था वहाँ पे हॉस्पिटल में ड्यूरिंग माय ड्यूटी। और मैं वहाँ के रजिस्ट्रार्स को फ़ोन कर रही थी, और वहाँ के डिपार्टमेंट में जितने भी और लोग काम कर रहे थे स्टाफ वाले, उनको फ़ोन कर रही थी, और वो दे वर नॉट इवन पिकिंग माई कॉल। आई डोंट नो हु वॉज ऑन ड्यूटी दैट डे, बट और पेशेंट उनका एक्सपायर हो गया क्योंकि पेशेंट को आई थिंक रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया था। और जब मैंने उनसे बात की कि अपना पेशेंट प्लीज़ आके देख लीजिए, या तो इसका डेथ सर्टिफिकेट बना दीजिए, तो उन्होंने मेरे पे ही चेप दिया कि तुम ही बना दो इसका डेथ सर्टिफिकेट, हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप ही को बनाना है डेथ सर्टिफिकेट। आई वॉज लाइक ओके, आप एक बार देख तो लेते पेशेंट को। बट ही जस्ट फिनिश्ड एवरीथिंग ऑन द कॉल लाइक इट डजंट मैटर टू हिम। एनीवे, आपको क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है अगर आप एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की तरह काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो रेफरल सर्टिफिकेट होगा और जो डेथ सर्टिफिकेट होगा उस पर आप ही का साइन होगा, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर का, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर, डेट सब होगा वहाँ पे। आप पे कुछ भी लिटिगेशन हो सकता है, कोई भी आपके ऊपर कोई कल को केस करना होगा वो उठा सकते हैं। ये चीज़ मेरे को काफ़ी डरा देती थी कि मतलब यहाँ पे तो सिर्फ यही होता है कि ब्लेम गेम खेली जाती है, ब्लेम ही शिफ्ट होता है हर जगह पे। और ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था।
मैं आपको बताती हूँ कि रात को बहुत बार ऐसा होता था कि अल्ट्रासाउंड वाले अल्ट्रासाउंड में ही नहीं होते थे, अल्ट्रासाउंड वाला डिपार्टमेंट पूरा खाली होता था, और पेशेंट कोई बहुत एमरजेंसी वाला आ गया जैसे अपेंडिसाइटिस या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसको तो एमरजेंसी अल्ट्रासाउंड चाहिए ना। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड वालों को फ़ोन करती थी, वहाँ से भी उनका फ़ोन बहुत बार स्विच ऑफ होता था। मतलब इतना मुश्किल हो गया था ना वहाँ पे रहना, इतना मुश्किल था ना वहाँ पे रहना। और जो पेशेंट के अटेंडेंट्स होते थे, ऑब्वियसली वो किसको पीटेंगे आके फ्रस्ट्रेशन में, वो डॉक्टर को ही ढूंढेंगे, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर होगा उसी को पीटेंगे। वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती, बहुत ज़्यादा जिल्लत, बहुत ज़्यादा थ्रेट्स, सब कुछ हुआ है मेरे साथ। तो मैं आपको एक फेयर आइडिया दे सकती हूँ कि कितना रिस्की होता है आपका ऐसी जगह पे जॉब करना जहाँ पे आप फर्स्ट कांटेक्ट हो पेशेंट के। सो दैट्स दैट। एक बार मुझे याद है कि एक पेशेंट था और उसका ब्रेन सर्जरी हुआ था फॉर सम ब्रेन ट्यूमर, ओके, और वो हमारी इमरजेंसी में आया। उसके बाद में मैंने उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया। आई थिंक शी वॉज हाइपरटेंसिव पेशेंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद उसकी मेडिसिन वालों को मैंने फ़ोन करके उनकी कॉल भी करवाई, और कॉल कराने के बाद भी उनको ये लग रहा था कि पेशेंट की जो केयर है वो अच्छे से नहीं हुई है। तो वो लोग आए अंदर एंड आई वॉज हैंडलिंग पेशेंट्स, आई वॉज हैंडलिंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स इंस्टेड। और रात को आई थिंक 1 या 2 बजे का टाइम था वो, और वो पेशेंट का जो हस्बैंड था वो आया और अपने साथ 50-60 अटेंडेंट्स को लेके आया, और उसने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई, इतनी खरी खोटी सुनाई कि मैं बता भी नहीं सकती आपको उसने मुझे क्या क्या बोला। और उसके बाद उसने मुझे बोला कि हमें ऑन कॉल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की उन्होंने डिमांड की कि आप लोग केस नहीं संभाल सकते हो, जो ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट है वही इस केस को देखेगा। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट, सो कैंसर स्पेशलिस्ट जो था वहाँ का, वो उसका कॉन्टैक्ट मांग रहा था कि उसको फ़ोन करो। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसे नहीं चलता है, देर इज़ अ प्रॉपर प्रोटोकॉल ऑफ एवरीथिंग। जो एमरजेंसीज आती हैं वो मेडिसिन वाले ट्रीट करते हैं, और आपको मेडिसिन का जो रजिस्ट्रार और जेआर है वो देख चुका है, उसने अपना ट्रीटमेंट डाल दिया था, एंटीबायोटिक्स वगैरह उसको चल रहा था, उसको डाल दिया था। लेकिन फिर भी वो बंदा इतना चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहा है। साथ में 50-60 अटेंडेंट्स थे, और ही वॉज अनकंट्रोलेबली आर्ग्यूइंग विद मी एंड स्कॉल्डिंग मी विद ऑल हिज पावर। एंड उसके बाद जो काफ़ी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे और पुलिस वाले थे, वो सब हेल्प नहीं करते आपकी। आई डोंट नो वाई, बट वो कभी हेल्प नहीं करते आपकी। और आप एक फीमेल को इंटिमिडेट कर रहे हो रात के 1-2 बजे फॉर नथिंग, फॉर लिटरली नथिंग। शी वॉज रिसीविंग हर ट्रीटमेंट एंड हर बीपी वॉज इन कंट्रोल, हर इन्फेक्शन वॉज इन कंट्रोल। सो आप किसके लिए इतना लीश आउट हो रहे हो, मुझे समझ नहीं आती है। तो वो जितना भी उनको इमोशनल फ्रस्ट्रेशन होता है, जितना भी उनको इमोशनल डैमेज हुआ होता है ड्यू टू इलनेस इन देयर फैमिली, वो सारा का सारा वेंट आउट करते हैं एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर पे। सो ये चीज़ मेरे को काफ़ी डरावनी लगती थी। उसके बाद मैं रात को 1-2 बजे इतना डर गई थी कि मैं फ़ोन कर रही थी एमएस को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मिसबिहेव हो रहा है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे जॉब कौन करेगा, ठीक है। तो उसने बोला कि आप कोई बात नहीं, आप इसको हैंडल करो जैसे तैसे करके, थोड़े रेजिडेंट्स को बुलाओ, सब मामला ठीक हो जाएगा। मुझे जो है वो खुद ही इस एपिसोड को कुछ ना कुछ करके हैंडल करना पड़ा। एक बार की बात है कि एक लेडी थी, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, बट देयर आर अ लॉट ऑफ वीमेन आउट देयर जो कि सच में बीमार नहीं होती और वो हिस्टेरिकल होती हैं। और इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ हिस्टेरिया, इट इज़ बेसिकली द एक्ट ऑफ एक्सट्रीम पेन एंड एलमेंट डन इन सम फीमेल्स टू ग्रैब सम अटेंशन, ठीक है। तो वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए, थोड़ा अटेंशन पाने के लिए ये सब थोड़ा नाटक वाटक करती हैं। तो वो पेशेंट हिस्टेरिकल थी काफ़ी, और वो कंप्लेन करके आई कि उसको अक्यूट अब्डोमेन पेन है बहुत ज़्यादा। सो मैंने पेशेंट को देखा और सर्जन को बुलाया, जो सर्जरी का जो जूनियर रेजिडेंट था, उन्होंने आके प्रॉपरली एग्जामिन किया मेरे सामने, अच्छे से उनको ट्रीटमेंट डाला, और उसके बाद इमरजेंसी वार्ड जो था वहाँ पे शिफ्ट किया उस पेशेंट को। लेकिन वो पेशेंट को द हैवीएस्ट पेन किलर जो होता है ना वो लग रहा था, एंड शी वाज स्टिल क्राइंग कि मुझे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। और उस जो लेडी का हस्बैंड था और जो उसका फादर था, आई थिंक फादर इन लॉ था या फादर था, वो दोनों अंदर आए इमरजेंसी रूम के, एंड दे स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी कि तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम्हारी कोई दवाई काम नहीं करती है।
तुम्हें किसने बिठाया यहाँ पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, तुम्हें तो पेशेंट को ट्रीट ही नहीं करना आता, तुम्हें डिग्री किसने दे दी है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने उनके सर्जरी के जितने भी जूनियर रेजिडेंट्स थे और रजिस्ट्रार्स थे उनको फ़ोन करा और मैंने बोला कि देखिए मतलब ऐसे ऐसे इस पेशेंट को आपने खुद मैनेज किया है, आपने खुद देखा है आके, लेकिन फिर भी ये मेरे पे ही गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मेरे पे, एंड दे आर अबाउट टू अबाउट टू बीट मी अप फॉर इट। और उन्होंने पेशेंट को देखा, वो पेशेंट बहुत चिल्ला रहा था पहले, और जैसे उस पेशेंट का थोड़ा सा अब्डोमेन का एग्जामिनेशन करा सर्जन ने तो वो पेशेंट ठीक हो गया। ऑब्वियसली शी वॉज हिस्टेरिकल एंड उसका जितना भी जिम्मा था वो मेरे पे आ गया कि मेरे को कुछ नहीं आता और मेरे को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और मेरे पे केस होना चाहिए इस चीज़ के लिए। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी डरा देती थी, बहुत ही ज़्यादा मेंटल टॉर्चर और मेंटल इम्बैलेंस हुआ रहता था कि बस अभी मेरे पे कोई ना कोई उंगली उठ जाएगी और उसके बाद आई विल बी जॉबलेस एंड माई डिग्री वुड बी कैंसल्ड। इतना डर लगता था मुझे कि बहुत बार जो होता था पेशेंट एक्सपायर हो जाता था, द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स वर नॉट विलिंग टू टेक दैट पेशेंट एंड मेक देयर डेथ सर्टिफिकेट। सो वो चीज़ें भी हमें ही करनी पड़ती थी, वो उसके सिर पे भी हमारा ही नाम आता था कि हमारी वजह से ही पेशेंट एक्सपायर हुआ है, हमारी इमरजेंसी वार्ड में और हमारी देखरेख में पेशेंट एक्सपायर हुआ है। बहुत बार ऐसा भी होता था कि जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग होते थे उनके सिर पे इल्ज़ाम नहीं आता था। एक और चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी कि वहाँ पे एमएलसी का लोचा बहुत होता था। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो इतनी थिकनेस का रजिस्टर होता था और वो 10-20 दिन के अंदर भर जाता था पूरा, इतनी एमएलसीज होती थी। आए दिन हुआ रहता था कि एक पूरे परिवार ने दूसरे परिवार को मारा होता था और ये सारा उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा होता था। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ जो फेस किया था वो ये था कि जो जहाँ पे मैं काम कर रही थी वहाँ के लोगों को आइडिया नहीं था बिल्कुल कि एमरजेंसी किस लिए होती है और ओपीडी किस लिए होती है, इस चीज़ का कंसेप्ट उनको नहीं था। तो वो अगर ओपीडी कंप्लेंट्स भी होती थी तो वो ओपीडी में नहीं दिखाते थे आके, सीधा इमरजेंसी में आते थे, जबकि इमरजेंसी में ऑलरेडी बहुत पेशेंट लोड होता था। एक डॉक्टर अराउंड 10 या 12 पेशेंट्स को डील कर रहा होता था और वो चीज़ वो नहीं समझते थे और वो सीधा इमरजेंसी में आ जाते थे अपना इलाज कराने के लिए, जबकि उनको ओपीडी की फैसिलिटीज़ अवेल करनी चाहिए। सो उसकी वजह से हमारा बहुत पेशेंट लोड बढ़ता था। अगर हमें उनको गाइड भी करना हो कि आप आके सुबह ओपीडी में दिखा दीजिए तो वो इतने रिलेक्टेंट होते थे कि हम ओपीडी में दिखाने क्यों जाएं जब आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हो। तो मतलब उन लोगों को कन्विंस करना कि ये सिर्फ इमरजेंसी है, इमरजेंसी रूम में सिर्फ ऐसे पेशेंट्स आएंगे जिनको बहुत ही अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसकी वजह से उनकी लाइफ थ्रेटन हो सकती है, ये चीज़ नहीं समझ आता था उनको एंड दे यूज्ड टू बी मैड अबाउट इट। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट को आइडिया नहीं होता ट्राइएज का, ट्राइएज जो हम पढ़ते हैं हर एक सब्जेक्ट में। इमरजेंसी के टाइम जो सबसे ज़्यादा इंज्यूर्ड बंदा होता है या जो सबसे ज़्यादा सिक बंदा होता है उसको ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसको सिर्फ कुछ नॉर्मल इशू है जो कि रिजॉल्व हो जाएगा, जैसे छोटा मोटा फीवर है या खांसी है। वो चीज़ को हमें एंटरटेन नहीं करना होता था पहले, उनको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक एमआई का पेशेंट या एक अपेंडिसाइटिस का पेशेंट वो ज़्यादा ट्रीटमेंट डिज़र्व करता है, अर्जेंट केयर एंड ट्रीटमेंट डिज़र्व करता है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल वॉकिंग पर्सन जो बिल्कुल ठीक है। सो ये चीज़ उनको नहीं पता थी और बहुत बार ऐसा होता था कि एक पेशेंट सिर्फ बीपी चेक करवाने आया हुआ है और वो लड़ाई कर रहा है डॉक्टर के साथ कि आपने हमारा बीपी चेक क्यों नहीं किया, जबकि जो डॉक्टर होता है वो मैनेज कर रहा होता है किसी दूसरे पेशेंट को जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है या फिर बहुत ही अर्जेंट उसको सीजर पड़ रहे हैं तो उसको बहुत अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर एमआई का पेशेंट उसको थ्रोम्बोलिसिस की ज़रूरत है। ये चीज़ें वो नहीं समझते थे एंड दे यूज टू बी मैड अबाउट इट एज वेल। ओके, इन स्पाइट ऑफ डूइंग माई ड्यूटी वेरी रिलीजियसली, मैं सच बोलती हूँ मैं 12 घंटे पूरा बैठती थी वहाँ पे। कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं इमरजेंसी छोड़ के चले गई हूँ या फिर मैंने कोई छुट्टी ले ली है वहाँ से बिल्कुल ड्यूटी से गायब हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आई यूज टू वर्क वेरी 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 रिलीजियसली और 12 घंटे का पूरा शिफ्ट करके ही मैं घर आती थी। इवन कभी कभी आधा एक घंटा ऊपर भी हो जाता था तो इट डजंट बॉदर मी। उसके अलावा भी पेशेंट उंगली उठाते थे कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, हम आप पे केस करेंगे, हम आप पे पुलिस केस करेंगे, हम कोर्ट में चले जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। बहुत बार तो ऐसा मैंने फेस करा है कि लोगों ने ईसीजी की मशीन ही तोड़ दी है, लोगों ने खिड़कियाँ ही तोड़ दी हैं। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, सिक्योरिटी नाम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे।
कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी को अपॉइंट नहीं कर रखा था हमारी सेफ्टी के लिए। सो ये सब चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ी और मेंटली मेरे पे इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया था कि अब मेरे को लग रहा था कि यार इतना नॉन स्पेसिफिक काम करने का क्या फ़ायदा है, मतलब एमरजेंसी में बैठे रहो और अपनी मेंटल हेल्थ को डिटीरियोरेट करो। इससे अच्छा तो यही है कि मैं एक ऐसी ब्रांच पकड़ूं जिसमें मिनिमल पेशेंट कांटेक्ट हो, जहां पे लिटिगेशन का ज़्यादा मसला ना हो, जहां पे मुझे स्पेसिफिक काम करने को मिले। ऐसा ना हो कि मैं एमरजेंसी में बैठी हूँ और वहीं सारे पेशेंट्स आई जा रहे हैं, वहाँ पे ही आपका पीड्स का पेशेंट आई जा रहा है, वहाँ पे ही ऑर्थो के पेशेंट देख रही हूँ, वहाँ पे डर्मा का पेशेंट आ रहा है, वहाँ पे सर्जरी मेडिसिन सबका पेशेंट वहीं पे आ रहा है और वहीं पे उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बॉदरिंग लगती थी जब मैं जॉब कर रही थी। इसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ा था। आई वॉज सो परेशान कि मेरे को यार ये सारी उम्र नहीं करना है मुझे। इसकी वजह से जो मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर हुआ था एमओ का, उसी की वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे भी मुझे एमरजेंसीज करनी पड़ती, नाइट्स करनी पड़ती, जहाँ पे मुझे नॉन स्पेसिफिक काम करना पड़ रहा है और मैं लोगों से मार खा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अल्ट्रासाउंड वाला नहीं है, सीटी स्कैन वाला नहीं है। उसकी वजह से मैं अकेले क्यों मार खाऊं यार, मतलब एमरजेंसी डॉक्टर ही घूम फिर के आपको मिलेगा मार खाने के लिए। यहाँ से मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो एक बार मुझे किसी पेशेंट के अटेंडेंट ने इसीलिए डांटा था, इसीलिए वो मेरे पे चिल्लाया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कोई फ़ीमेल ईसीजी टेक्नीशियन क्यों नहीं हायर कर रखा है इस हॉस्पिटल में। और वो इस चीज़ के लिए मेरे से लड़ रहा था कि मेरा जो पेशेंट है वो फ़ीमेल है और उसको एक मेल ईसीजी टेक्नीशियन उसका ईसीजी निकाल रहा है, तो आपने अपने हॉस्पिटल में फ़ीमेल ईसीजी टेक्नीशियन को हायर क्यों नहीं किया हुआ। इस चीज़ के लिए वो पूरा का पूरा ख़ानदान मेरे पे चिल्ला रहा था बहुत बुरे तरीके से। और ये मुझे पहले बताओ, ये क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में थी? क्या मैं हूँ वहाँ के डिपार्टमेंट की अथॉरिटी में कि मैं किसी को हायर कर सकूँ, मैं स्टाफ हायर कर सकूँ? क्या ये मेरी पावर या कंट्रोल में आता है? ये चीज़ें मैं कैसे समझाऊँ अब आम जनता को कि ये चीज़ें डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं होती। अगर मैं डॉक्टर हूँ घर पे, तो मैं खुद भी घर पे अपने जो भी रिश्तेदार हैं या मम्मी पापा हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना यार। मेरे पास कौन सा ऐसा इन्वेंट्री है जहाँ पे दवाइयाँ मैन्युफैक्चर हो रही है। और इसीलिए मैंने नीट पीजी की तैयारी करते समय भी ये सोच लिया था कि या तो मैं बिल्कुल ही ऐसी ब्रांच उठाऊंगी जहाँ पे बिल्कुल पेशेंट कंटेक्ट नहीं है, या तो मैं नॉन क्लिनिकल उठाऊंगी और मैं उसी में कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी। सो मेरा यही मोटिव था कि मुझे कोर क्लिनिकल ब्रांचेज इसीलिए पसंद नहीं थी, क्योंकि एक तो आप पेशेंट्स के लिए इतना भागते हो, इतना काम करते हो, ऊपर से मतलब उनकी मार भी खाते हो, उनकी गालियाँ सुनते हो, इतना सब आप पे लीगल एक्शन भी होता है इतनी बार बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए। सो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अभी भी। तो मुझे कोई कोर क्लिनिकल ब्रांच भी अगर स्टेट काउंसलिंग से मिलता है तो ऑब्वियसली आई विल नॉट ऑप्ट फॉर इट, मैं नहीं करने वाली। आपका सपना होगा, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम योर परस्पेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा परस्पेक्टिव है, ये मेरा मानना है कि मुझे इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए। सो इसके लिए आई वॉन्ट टू डू समथिंग दैट इज़ नॉट सो मच ओरिएंटेड विद पेशेंट इंटरेक्शन। इसी की वजह से मेरा क्लिनिकल स्टैंड थोड़ा बदला था। अगर आपको भी मौका मिलता है तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड एक्सप्लोर व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय एमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स इन जनरल। आपको बिल्कुल काम करना चाहिए और एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि आप कहाँ पे जा सकते हो कल को, आपको कैसा टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए, कैसी टाइप की जॉब चाहिए, आपको कैसा प्रोफेशनलिज्म पसंद है। इंटर्नशिप में उतना नहीं पता होता है बंदे को, क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था इंटर्नशिप में आप कभी भी मेन डॉक्टर बन के काम नहीं करते हो, आप सिर्फ एक हेल्पर या हेल्प बॉय या हेल्प गर्ल की तरह काम करते हो, ठीक है। तो उतना अंदाज़ा हो नहीं पाता। अंदाज़ा हो पाता है कि आपको किस टाइप का प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट है, वो चीज़ का आपको अंदाज़ा थोड़ा बहुत इंटर्नशिप से हो जाता है। लेकिन अगर आप एक एमरजेंसी डॉक्टर की तरह एक प्रॉपर जॉब करते हो ना, तो यार आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या मैं इतनी स्ट्रेस के लिए बना हुआ हूँ, क्या ये मैं स्ट्रेस सब झेल लूँगा थ्रू आउट माई लाइफ या नहीं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एजुकेट करती हैं। सो this is all I want to tell you about my past job and why I left it. So I hope I was able to answer your questions.